हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैष्णवी एजुकेशन की हिंदी पाठशाला में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे आधारभूत हिंदी ज्ञान, स्वर व्यंजन का विभाजन, उच्चारण स्थान और भी बहुत सी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है अपना वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा: वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। मतलब ऐसे वर्ण जो व्यवस्थित हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इकाइयाँ क्रमवार: सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्द या पद, पदबंध, उपवाक्य और फिर है अपना वाक्य। इन सब के सहयोग से ही अपने वाक्य का निर्माण होता है, जो एक सार्थक शब्द उत्पन्न करता है। लिखित रूप में भाषा सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अपनी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई माना जाए तो वाक्य है। ये नोट करने योग्य है कि अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो पूर्ण इकाई क्या है? तो वो वाक्य है। वर्णमाला का वर्गीकरण: वर्णों को कुल 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। स्वर 11, व्यंजन 33, आयोगवाह 2। अगर कुल संख्या की बात करें तो 52 वर्ण हमारी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। परिभाषा: ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जैसे कि आ है, आ को किसी अन्य वर्ण के सहयोग से नहीं बोला जाता, ये स्वतंत्र बोला जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जिनमें आ है, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला के 11 हमारे स्वर की संख्या है, जो हमारे मूल स्वर होते हैं और इनके सहयोग से ही हमारे व्यंजनों का निर्माण होता है। कुल स्वर 13, जिनमें आ, और आह को मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? 13। मूल स्वर कितने हमारे? 11। अगर आह को मिलाएं तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। और उच्चारण के आधार पर कुल 10, क्योंकि रे का उच्चारण स्वर के मध्य नहीं किया जाता। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण: हाश्व स्वर। हाश्व स्वर मतलब छोटा, जिन्हें बोलने में कम समय लगे। परिभाषा देखें तो जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता हो उन्हें हाश्व स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 मानी जाती है। आ, ई, उ, रे। आप स्वयं खुद उच्चारण करके देखिए। आ, ई, उ, रे। इन्हें बहुत ही कम समय में बोला जा सकता है और इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। द्वितीय अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ा। जिन स्वरों को बोलने में हाश्व से अधिक समय लगता हो। अगर हम हाश्व शब्द बोलते हैं तो बहुत कम ही समय में उन्हें बोला जा सकता है, लेकिन जब हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इन्हें बोलने में बहुत समय की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
अन्य नाम इन्हें संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगर देखा जाए आ और आ को मिला के ही अपना बड़ा आ बनता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। लुप्त स्वर क्या है? लुप्त स्वर का सीधा अर्थ है जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो उन्हें त्रिमात्रिक या प्लुप शब्द कहते हैं। इनकी पहचान जैसे ओम, इनका प्रयोग मुख्य रूप से किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में पुकारने जैसे राम या फिर नाटक के संवादों में किया जाता है। स्वरों के अन्य भेद वायु निकास के आधार पर जैसे अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नासिक। अनुनासिक हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, जैसे आँख, माँ, जिसमें अपनी नाक और मुंह से दोनों से हवा एकदम तेजी से बाहर की ओर आती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुस्वार हवा केवल नाक से निकलती हो, जैसे अंश, पंचम आदि अनुस्वार कहलाते हैं। निर्नुनासिक शब्द क्या है? हवा केवल मुख से निकलती हो, जैसे आ है, आ, ई, जिसमें मुख्य द्वार बहुत खुल रहा है और हवा केवल मुंह से ही बाहर आ रही है। होठों की स्थिति के आधार पर अगर स्वरों का वर्णन किया जाए तो इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जिनको उच्चारण में ओंठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, आ। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए जिसमें अपने मुख ओंठ गोलाकार में हो जाते हैं। व्रत मीन्स गोलाकार हो जाते हैं। दूसरा है अपना अव्रतमुखी, जिनको उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते, जैसे आ, ई। ये कंठ से बोले जाते हैं, जिसमें होंठों का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे स्वरों को अवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। अगर जीभ के आधार पर इनका प्रयोग देखा जाए तो स्वरों को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है, जैसे ई, ए, ऐ। आप उच्चारण करके देखिए, इसमें अपना जो अग्रभाग है, जीवा का अग्रभाग है, उस पर उच्चारण आता है। फिर है मध्य भाग, जीभ का मध्य हिस्सा सक्रिय होता है, जिसमें केवल एक ही वर्ण आता है अपना, वो आ। बोलते समय जीवा के मध्य एक दबाव होता है, आ। पाश्चात भाग, अगर पश्च भाग पीछे के भाग की बात करें तो आ, उ, ओ। ये अपने कंठ मतलब जीभ के सबसे अंतिम भाग से दबाव के साथ बाहर निकलते हैं, जिन्हें पश्चात भाग कहते हैं। महत्वपूर्ण तत्व अगर देखे जाएं तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। इन्होंने ऋषि को स्वर नहीं माना है। नोट करना है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। कुल वर्ण 52, 11 सुर, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। टोटल मिला के कितने हो गए हैं अपने? कुल 52 वर्ण। अपनी जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण होते हैं। मूल वर्णों की बात की जाए तो 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन, जिनमें अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को नहीं मिलाया जाता। लाल पहाड़ी में कुल 49 वर्ण माने गए हैं। अयोगवाह किशोरीदास वाजपेयी ने अह को अयोगवाह माना। किसने माना? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो कंठ और तालव्य। कंठ मतलब जो कंठ से बोला जाए, तालव्य मतलब जहाँ जीवा अपने ऊपर तलवे को स्पर्श करती हो। मूर्धन्य है अपना ऋषि, औष्ठ है उ, कंठ तालव ए ऐ और कंठ ओष्ठ, जहाँ कंठ और ओंठ के सहयोग से बोला जाए वो तो ओ औ है अपना। व्यंजन की बात की जाए
व्यंजन। स्वर के योग से बनने वाले वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप नहीं बोले जा सकते। याद रखना है कि इन्हें स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता है। इनको बोलने में थोड़ा समय और स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत में स्वरों को व्यंजनों को हल कहा गया है और स्वर को क्या कहा गया है? अच्छ। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और मूल स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, जिनमें 5 वर्गों के वर्ण का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, 5 वर्गों के वर्णों का समावेश होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? या, ला, वा, जो जिनकी संख्या 4 मानी गई है, इन्हें या, रा, ल, वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मतलब जिनको बोलने में एक दबाव हो, बहुत संघर्ष करके जब वायु बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, सा, शा और हा, इनकी संख्या 4 मानी गई है। संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के योग से बने हों उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या भी 4 है। और द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है, 2 से 2 है। याद रखने योग्य बात है। अब हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देखें तो इनके उच्चारण में हवा मुख्य के अंगों को केवल छूकर बाहर निकलती है, मतलब केवल छूती है, ना किसी तरह का दबाव होता है, ना ही कोई संघर्ष होता है। इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला और वा, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण हवा मुख्य के अंगों को केवल छूकर निकलती है। ऊष्म व्यंजन देखा जाए तो इनके उच्चारण में हवा मुख्य के अंगों को घर्षण मतलब रगड़ कर बाहर निकलती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य के संघर्ष मतलब घर्षण रगड़ हो तो शा, सा, सा, हा। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए, तभी आपको ये याद होंगे। फिर है अपना संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। संयुक्त मतलब मिलके बना हुआ, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से। अभी व्यंजन किसके मेल से बन रहे थे? स्वर के मेल से, परंतु यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन 2 व्यंजनों की योग से, जैसे का और शा मिलके छा बना, ता और रा मिलके त्र बना, जा और वा मिलके ज्ञा बना और शा और श मिलके शा बना। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, जहाँ 2 अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं और इनकी संख्या भी 4 है। द्विगुण व्यंजन क्या है? इन्हें आगत या नवीन व्यंजन भी कहा जाता है, जो किसी अन्य भाषा से अपनी भाषा में आए हैं। ड़ा और रा, जिनके नीचे ये लगा होता है, तो ये 2 गुण व्यंजन कहे जाते हैं। अगर आप सभी को इकट्ठा रख के देखें, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखें तो यहाँ अपन स्थान देखेंगे, यहाँ वर्ण समूह देखें। कंठ मतलब जो कंठ गले से बोले जाते हो, कावर, का, खा, गा, घा, इंगा एवं आह, आह। तालव्य, तालव वह जो अपने जीभ ऊपर तलवे को स्पर्श करती हो, जिसमें अपना चा वर्ग आता है, चा वर्ग आता है। चा, छा, जा, वहाँ एवं ई या शा, ये अपने तालव्य स्थान पे आते हैं। मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य के अंतर्गत टा वर्ग के टा, ठा, ड़ा एवं ऋषि णा, णा, रा आदि मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। फिर है अपना दंत। दंत मतलब सब जीभ अपने दांत को स्पर्श करती है आगे की ओर, ता, था, दा, धा, ना एवं ला, सा। आप जब स्वयं उच्चारण करेंगे
तो आप स्पर्श करेंगे कि जीभ अपनी कंठ को स्पर्श कर रही है, मूर्धन ऊपर तलवे को स्पर्श कर रही है, या फिर दंत को स्पर्श कर रही है। ओष्ठ का देखें तो ओष्ठ के अंतर्गत पावर, पा फा वा भा एवं उ, जिसमें हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं, उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प्राण तत्व के आधार पर जिसमें हमें वायु की मात्रा देखी जाती है। प्राण तत्व क्या है? वायु की मात्रा। अल्प प्राण, अल्प मीन्स कम, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकलती हो, मतलब जिनके हम बोल तो रहे हैं परंतु मुंह से कम हवा, वायु बाहर आ रही है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्तः व्यंजन और सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अपने अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन 1, 3, 5वां वर्ण जैसे का, गा, इंगा। अंतस्तः व्यंजन के यारा लावा और सभी स्वर ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा हम देखेंगे महाप्राण। नाम से ही स्पर्श अनुभव हो रहा है कि महा मतलब बड़ा, प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास, हवा अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कुल 14 होती है। स्पर्श व्यंजन जिसमें हमारा दूसरा चौथा वर्ण जैसे खा है, घा है, उसमें हमने पहला, तीसरा और 5वां ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं, और महाप्राण में हमारे दूसरा और केवल चौथा व्यंजन आते हैं वर्ग के। ऊष्म व्यंजन जिनके अंदर सा, शा, हा। घोष, घोष का अर्थ होता है कंपन। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में एक कंपन होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण से स्वतंत्रियाँ हृदय गले में नाद या कंपन उत्पन्न होती है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्श व्यंजन और अंतस्था व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जैसे गा, घा, इंगा और अंतस्था यारा लावा एवं हा ये हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं, जिसके अंदर सघोष के अंदर हमारे सभी स्वर भी आते हैं, क्योंकि इनको बोलने में किसी तरह की कोई कंपन घोष नहीं होता है, इसलिए इन्हें सघोष कहते हैं। आघोष क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होती है। आघोष मतलब कंपन। स्पर्श व्यंजन देखिए आप, का, खा, हम बोल रहे हैं तो गले में एक कंपन सी हो रही है। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण जब हम करेंगे तो सा, शा, शा ये हमारे अघोष में आएंगे, लेकिन हा हमारा जो है वो सघोष में आएगा, क्योंकि वो हा बोलने में किसी भी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती है। अब हम देखेंगे बालाघात। बालाघात के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के समय किसी वर्ण या शब्द पर जो विशेष बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, बालाघात मतलब किसी पे घात करना, किसी तरीके का बल देना। वर्ण वाला घात, शब्द वाला घात और वाक्य वाला घात। जब किसी वर्ण पे वाला घात दिया जाता है तो उसे वर्ण वाला घात कहते हैं। शब्द वाला घात क्या है? जब हम किसी शब्द पे वाला घात देते हैं, जैसे राम तुम जाओ, तो राम पे अपन ने वाला घात दिया। वाक्य वाला घात क्या होता है? जब किसी वाक्य को रख के वाला घात दिया जाता है तो वह वाक्य वाला घात होता है। अब देखेंगे हम अनुतान क्या है। परिभाषा, जब किसी भाव को व्यक्त करते समय ध्वनियों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। इसे वाक्य या अर्थभाव बदल सकता है, जैसे कि अगर कहा जाए राम कहाँ जा रहे हो, सुनो ना, तो जो उतार चढ़ाव है उसे हम बालाघात कहते। तो ये रही आज की हमारी कक्षा वर्णमाला, जिसमें हमने देखा वर्णों का प्रकार, वर्णों की सघोष अघोष क्या है, महाप्राण अल्पप्राण क्या है,
और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों के व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, और भी बहुत सी चीज़ें। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। धन्यवाद।